तो बच्चों, हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था जिसमें हमने आपको 1793 का चार्टर बताया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, जिसका वेतन पहले ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था, अब वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ऐसी बात बोली गई थी सन 1793 के चार्टर में। इसके बाद बहुत सारे वायसराय चेंज हुए। इसमें बहुत ही फेमस वायसराय आया था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भी बहुत सारे वायसराय आए और समय समय पर भारतीय अधिकृत जो क्षेत्र है, जो कंपनी ने जिस भारतीय क्षेत्रों को जीता हुआ था, उस क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखने के लिए जो इंग्लैंड से, ब्रिटेन क्राउन से बहुत सारे चार्टर हैं, उन चार्टरों के क्रम में एक और चार्टर आता है जिसका नाम है 1813 का चार्टर। इस 1813 के चार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी की शक्ति को कम करने की बात कही गई थी। कैसे? 1813 के चार्टर में ये बोला गया, भैया अब बहुत हुआ, आपने भारत में, जो भारत है या पूर्वी देश है, इसमें जो अपना व्यापारिक एकाधिकार है ना, उसको हमको समाप्त अब करना चाहिए। मतलब एकाधिकार का मतलब ये है कि आप ही की कंपनी, मतलब आप जो कंपनी बन चुकी है, ऐसी दोबारा कोई कंपनी बनेगी ही नहीं भारत में व्यापार करने के लिए। इनके एकाधिकार को समाप्त करने का जो पहला चाल है वो ब्रिटिश ताज द्वारा चालू किया गया और उन्होंने बोला कि आप केवल चाय और चीन देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारिक कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, वो पूर्वी देशों में व्यापार के लिए बनी थी। तो पूर्वी देशों में व्यापार के लिए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चीन में अभी भी उनका एकाधिकार था और चाय पर आज भी एकाधिकार किसका था? उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी। बाकी सारे के सारे जिनके एकाधिकार थे, जैसे मसालों पर उनका एक अधिकार था कि मसाले जो है केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों से लाएगी और यूरोप में बेचेगी। लेकिन अब बोला गया नहीं, अब दूसरी कंपनी भी जाएगी आपके जैसा, हम भेज सकते हैं ऐसी कंपनी में। एकाधिकार समाप्त, दूसरी कंपनी भी आएगी, कंपटीशन होगा तुम लोगों का। केवल चाय और चीन को छोड़ के, चाय पर एकाधिकार था और चीन पर एकाधिकार अभी भी किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। दूसरी बात बोली गई कि अब समय आ गया है, हमें क्या करना है कि भारतीयों को थोड़ा शिक्षित करना है। तो भारतीयों पर शिक्षा के लिए, जो भारतीय लोग थे, इस पर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की बात इस 1813 के चार्टर में किया गया। पर शुरुआत सिर्फ बोला गया, हुआ नहीं। तो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी किसमें बोली गई थी? 1813 के चार्टर में। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात 1813 के चार्टर में ये था कि जो क्या बोलते हैं उसको, चाय और चीन पर अभी भी एकाधिकार था। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये था कि इस समय 1813 के चार्टर में ये बोला गया, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होगा। इसका ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होगा, अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात भी इस चार्टर में कही गई थी। इसके अलावा उस समय के जो स्थानीय स्वशासन थे, इन पर करारोपण की भी शक्ति दे दी गई। स्थानीय जैसे नगर निगम, नगर पालिका जो थी उस समय जो स्थानीय निकाय था, उन स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति इसमें दी गई थी। यहाँ पे 4 बातें हुई। चाय और चीन पर एकाधिकार था, बाकी सारे एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए थे। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की बात बोली गई। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ और स्थानीय स्वशासन का करारोपण की शक्ति जो है इस 1813 के चार्टर द्वारा दिया गया। 1813 के चार्टर के बाद सीधा आया था 1833 का चार्टर। दोनों के बीच का अंतर 20-20 वर्ष का, 1793 फिर 1813 फिर 1833 फिर 1853। 1813 और 33 के बीच सबसे महत्वपूर्ण हुआ था कि मराठाओं पर भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो कहीं न कहीं मराठा अधीन जो क्षेत्र था वो भी अब कंपनी के अंदर में आ गया। अब अगर हम बात करें कि 1833 के आते आते लगभग पूरा का पूरा भारत जो है वो कहीं न कहीं ब्रिटिश के अंतर्गत, अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत, अर्थात उस क्राउन के अंतर्गत, कंपनी के क्षेत्र के जीते हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आ चुका है 1833 के आते आते। इसी समय 1829 में एक व्यक्ति आया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है वो भारत का, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना और भारत, यहां पे क्या बोला गया,
अब यह बात बोली गई कि 1833 के चार्टर में कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब होगा वो भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है भारत के गवर्नर बने थे और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुए। इन्होंने ही सन 1829 में शारदा एक्ट के जरिए सती प्रथा को बंद कराया था। वैसे उसमें हमारे बहुत ही फेमस व्यक्ति राजा राम मोहन राय का भी अपना रोल रहा, लेकिन इन्होंने इनके भी समय काल में शारदा एक्ट के जरिए जो 1829 में आया था, सती प्रथा का दमन किया गया। ये 1833 का चार्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने पढ़ा था कि भारत का गवर्नर जनरल जो था उसमें उसका एक परिषद बनता था, गवर्नर जनरल का एक परिषद बनता था जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में संख्या को घटा के 3 कर दी गई थी। अब संख्या बढ़ाकर फिर से 4 कर दी गई और गवर्नर जनरल उसकी परिषद में 4था सदस्य बन के आया। इस सदस्य को हम लोग विधि सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। कौन था? विधि सदस्य। अब फिर से कुल जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 5 हो चुकी थी, पर इस विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था। विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल और केवल अपनी राय को उस परिषद के सामने रखने का अधिकार था। 1833 के जरिए ही अब बोला गया भैया जी विधि का संकलन करो। जो कानून जो बने हुए हैं अभी तक 1833 तक जो कानून बने हुए हैं, याद रख और बात याद रखेगा, 1833 से पहले जो कानून बनते थे उसको विनिमय कहा जाता था। अब बोला गया 1833 के बाद जो कानून बनेगा उसे हम अधिनियम अर्थात एक्ट बोलेंगे। और इस अधिनियम को संग्रहित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसे हमने बोला गया है विधि आयोग। याद रखेगा, अंग्रेजों के समय विधि आयोग जो है इसका गठन 1833 के चार्टर द्वारा सन 1834 में हुआ था और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुए थे। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और अब यहाँ पे जो कानून बनेगा उसे हम अधिनियम के नाम से जानेंगे। फिर इसके बाद आया था शिक्षा नीति। प्रथम शिक्षा नीति भी इसी के दौरान आई थी और इसके भी अध्यक्ष कौन हुए थे? लॉर्ड मैकाले हुए थे। लॉर्ड मैकाले ने बोला कि जो शिक्षा है, लोगों से पूछा उन्होंने, वहां पर उस समय के जो सबसे शिक्षित और सबसे संभ्रांत वर्ग थे उनसे प्रश्न पूछा कि शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए। तो हमारे राजा राम मोहन राय ने बोला था कि शिक्षा का आधार अंग्रेजी होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने एक बहुत ही फेमस कथन भी है। उन्होंने एक बात बोला था कि भले ही जो भारतीय होंगे वो जन्म से तो भारतीय होंगे, खून से तो भारतीय होंगे, लेकिन सोच से वो एक अंग्रेज होंगे। और उन्होंने वो करके दिखा दिया। इन्होंने सोच से अंग्रेज बना के दिखा दिया था। एक पहला शिक्षा नीति ऐसा शिक्षा नीति लेके आया था कि लोग थे तो भारतीय लेकिन भारतीयों को ना पसंद करके अंग्रेजों को ज्यादा पसंद किया करते थे। और उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बोला और बोला कि पहले संभ्रांत जन, जो सबसे ज्यादा अभिजात्य वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनको शिक्षा दो। वो शिक्षा फिर रिस के गरीबों तक पहुंच ही जाएगी। ये लॉर्ड मैकाले करता था। इसके अलावा इस 1833 के चार्टर के जरिए दास प्रथा का भी अंत सन 1841 में किया गया। सन 1863 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया एलन बरो द्वारा। इस प्रकार से 1833 के एक्ट में क्या हुआ? अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य को भी जोड़ा गया जिसे केवल अपनी राय देने का ही बस स्वतंत्रता था, वो वोट नहीं दे सकता था। विधि आयोग बना सन 1834 में जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और पहली शिक्षा नीति भी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही आई थी। दास प्रथा का अंत भी 1833 के चार्टर के जरिए हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग वही थे जिन्होंने शारदा एक्ट लेके आके सती प्रथा का उन्मूलन किया था। फिर आता है 1853। अब यहाँ पे भी 20 वर्ष का गैप। इस 20 वर्ष में सबसे प्रमुख जो गवर्नर जनरल बन के आया था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति बहुत ही प्रसिद्ध रहा। उन्होंने बोला जो व्यक्ति, जो भी राजा जिसका स्वयं का पुत्र नहीं होगा वह पुत्र दत्तक पुत्र नहीं रख सकता है। अगर वो दत्तक पुत्र रखेगा तो उसके क्षेत्र को कंपनी अपने अधीन ले लेगी।
यहां तक देखिए कंपनी के जो शासन उसको अभी तक 20-20 वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। 1853 के चार्टर में सबसे प्रमुख किया गया कि प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य दोनों को अलग किया गया। पहला काम तो ये रखा गया कि प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य दोनों को पहले अलग किया गया। विधायी कार्य के लिए अर्थात कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया जिसमें कुल 12 सदस्य थे। पहला है प्रशासनिक और विधायी कार्य को अलग करने के लिए विधान मतलब कानून बनाने के लिए विधान परिषद का स्थापना किया गया जिसमें कुल 12 सदस्य थे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अगली बात यह है कि ये 12 सदस्यों द्वारा बनाया गया कानून तभी पास होता था जब गवर्नर जनरल उस पर हस्ताक्षर करे। अर्थात गवर्नर जनरल अगर हस्ताक्षर नहीं करता था तो वह कानून नहीं बनता था। उसके पास वीटो पावर थी, वीटो की शक्ति थी कि वो चाहे तो कानून बन भी सकता है और वह चाहे तो कानून नहीं भी बन सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि कंपनी में पहले जितने भी बड़े उच्च पद हुआ करते थे उन पदों को वही मामावाद भतीजावाद चलता था। अब बोला गया कंपनी के जितने भी उच्च पद होंगे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो प्रथम प्रतियोगी परीक्षा की बाद जो आज के समय जैसे यूपीएससी होता है वैसी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही कंपनी के जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के उच्च वर्ग ना बोल के उच्च पद है, वो कंपनी का उच्च पद प्रतियोगी परीक्षा के जरिए ही भरा जाएगा। इसके अलावा किसी पद के जरिए से भरा नहीं जाएगा। ठीक है, यह मामावाद भतीजावाद का अंत हमें देखने को मिलता है। प्रमुख काम तो यही रहा कि प्रशासनिक और विधायी कार्य को अलग किया गया। लॉर्ड डलहौजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत काम किए थे और 1833 के चार्टर ने बहुत अच्छा काम भी किया। विधान परिषद का निर्माण, कंपनी के जो उच्च वर्ग उसमें प्रतियोगी परीक्षा का निर्माण किया गया, ये इसके बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हुए थे। इसके अलावा आपको पता है 1853 का वो समय दौर था जब भारत में रेल व्यवस्था की स्टार्ट हुई, भारत में डाक व्यवस्था का शुरुआत हुआ। ये सब अच्छा काम भी हुआ और कुछ बुरे काम तो हुए क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने जो काम किया था वो निंदनीय था, जिसका हमें 1857 में जाके एक महान क्रांति देखने को मिली थी। भारत की महान क्रांति जो है 1857 में जो हुआ था, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर किया था। ये कहानी तो एक अलग है, जो इतिहास की कहानी है। ये हमारी 3 कहानियां हुई। 1813 का चार्टर, 1 लाख रुपए देने के बाद चाय, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इसे अच्छे से आप पढ़िएगा और इसके सामने जो आपको स्क्रीन में जो आपका एक नोट्स आ रहा है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ जो नोट्स है, उस नोट्स को जरूर देख लीजिए। उस नोट्स को अपनी कॉपी में फेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको, ये आपका आज का क्लास कैसा लगा। साथ में कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी आप मेरे को परामर्श देना चाहते हैं कि कुछ पढ़ाने में कुछ कमी है, उसको भी जरूर मेरे को बताते जाइएगा, क्योंकि क्लास नए सिरे से शुरू हो रहा है। पूरा हम संविधान के सारे क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, पूरे हर पॉइंट तक जाएंगे, पूरा लास्ट यूनिट तक हम समझेंगे। इसके हर एक पॉइंट, हर एक आने वाले क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरा डिटेल से समझेंगे, जैसे इस तरीके से भी समझ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।